देखिए, कश्मीर बड़ा पेचीदा मसला है। यानी जो गए हैं कश्मीर वो समझ सकते हैं, या जो कश्मीर की पॉलिटिक्स में उलझे हैं वही लोग समझ सकते हैं। 4000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, रेप किया गया। उनमें से किसी ने आज तक किसी को जाके एक गाली नहीं दी और तमाचा नहीं मारा, ऐसा क्यों? 19 जर्नलिस्ट लोगों को मार दिया जिन लोगों ने इस पे सवाल, आपको मैं बता रहा हूँ 19 जर्नलिस्ट। मैं सरकार को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानता, क्योंकि हमारी सरकारों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो राष्ट्र को बदल सके। जब 1990 में जेनोसाइड हुआ था, जब सारे हिंदू लोग वहां से भगाए गए थे, तब डल लेक फ्रीज हो गई थी, पूरी फ्रीज हो गई थी, मतलब पत्थर बन गई थी। और ये बड़े एक कोइंसिडेंस की बात है कि अभी जब मैं शूट करने गया 32 साल बाद, तो फिर से पहली बार फ्रीज हुई 32 साल के बाद। तो वहाँ शूट मैं किया, उससे शूट किया, फिल्म देखेंगे, आप देखेंगे वो चीज। लेकिन जब फतवा इशू हो गया और बाकी यूनिट के सिक्योरिटी के कंसर्न्स हुए, तो फिर हम लोगों ने उत्तराखंड में मसूरी में सेट लगाया, एज इट इज लाल चौक का, और कश्मीर की कई जगहों के वहां पे सब बंद करके सेट लगाया। हमारे साथ आज एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जिनको जान से मारने की धमकी मिल गई उनकी फिल्म आने से पहले। और ये इंटरव्यू करने से पहले मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। अभी मैंने गूगल पे जब डाला सर, तो उसमें कम से कम भी ऐसे 50 आर्टिकल्स थे कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो ऐसा क्या बना दिया आपने कि मतलब लोग रिलीज ही नहीं होने देना चाहते? देखिए, कश्मीर बड़ा पेचीदा मसला है। यानी जो गए हैं कश्मीर वो समझ सकते हैं, या जो कश्मीर की पॉलिटिक्स में उलझे हैं वही लोग समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो गया, चूंकि लोगों को गोलियां मार मार के, औरतों के रेप कर करके, वहां जितनी भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी, इनफैक्ट माइनॉरिटी अमंग्स माइनॉरिटीज जितनी थी कश्मीरी पंडितों की, उनको भगा दिया गया वहां से। और तब से वो लोगों ने एक नैरेटिव को डोमिनेट करके रखा। 19 जर्नलिस्ट लोगों को मार दिया जिन लोगों ने इस पे सवाल, आपको मैं बता रहा हूँ 19 जर्नलिस्ट, जिनने सवाल उठाया इस बात पे कि भाई ये जेनोसाइड की, जो कश्मीरी जेनोसाइड की बात क्यों नहीं करते हैं, जिनने उस पर आर्टिकल्स लिखे, उनको मार डाला। ये एक टेररिज्म का भयावह रूप है, तो लोगों ने उस बारे में बात करना बंद कर दिया। फिर दूसरा क्या हो गया कि एक डोमिनेशन इंटरनेशनल इस तरह से हो गया कि आप जरा सा भी बोलिए तो लोग इस्लामोफोबिया बोल के आपको चुप करा देते हैं। और इसी कारण आप देखिए कि, आप एक बार बताइए, जब हैदर फिल्म आई थी तो उसको लेके क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला? क्योंकि वो अपीज करती थी टेररिज्म को। उनका ये कहना था कि आर्मी वाले जो हैं वो विलेन है, और टेररिस्ट तो बेचारे मजबूरी में बन गए हैं, लोग बंदूक उठाए। पर मेरा सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित, जब 4000 कश्मीरी पंडितों को मारा गया, रेप किया गया, उनमें से किसी ने आज तक किसी को जाके एक गाली नहीं दी और तमाचा नहीं मारा, ऐसा क्यों? तो सवाल ये है कि इससे इनका पर्दाफाश हो जाएगा। जो हमेशा कहते हैं नहीं हमने भगाया नहीं कश्मीरियों को, खुद भाग गए। तो ये फिल्म अमेरिका में मैंने दिखाई है, तो इनके लोगों ने भी देखी है। एंड जब मैं शूटिंग कर रहा था, जब किसी ने फिल्म देख, बनी भी नहीं थी, शूटिंग कर रहा था, तभी मेरे ऊपर फतवा इशू कर दिया। आपकी चैनल में भी आया था, न्यूज वगैरह सब जगह। और अब ऐसा हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैं ट्विटर को मैंने डीएक्टिवेट किया है। ट्विटर पे लेकिन आप बहुत सुपर एक्टिव रहते हैं, और मुझे लगता है चुनिंदा फिल्म मेकर्स में से हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय खुल के रखते हैं, डरते नहीं है, एकदम बिंदास तरीके से बोलते हैं, जो सोचते हैं वो बोलते हैं, डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी जो आपकी एक इमेज है वो मतलब तो अमित जी, जो ऐसा है, सबकी शिकायत है आजकल, सबकी शिकायत है। मैं जहां भी जाता हूँ, जिस भी चैनल में, सब लोग मुझसे ये कहते हैं, बॉलीवुड के बाकी जो स्टार्स हैं और डायरेक्टर्स हैं वो कुछ बोलते क्यों नहीं है? तो मैं कहता हूँ कि उनके बिहाफ पे मैं ही बोल देता हूँ, चिंता मत करिए। अच्छा, जब मैंने अभी पढ़ा आपके बारे में, मतलब मुझे नहीं पता, आपने भी पढ़ा होगा, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई एक चीज पढ़ के, जो मैंने सोचा कि मतलब और कोई फिल्म मेकर होता तो शायद मैं उसको ये पढ़ के नहीं भी सुनाता, लेकिन क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो मुझे लगा मैं आपको दिखाऊंगा। जब विकिपीडिया पे आपका जो हिंदी वाला पेज आता है, हालांकि उसको कोई भी एडिट कर सकता है, मतलब वो तो उसमें मैंने पढ़ा कि विवेक रंजन अग्निहोत्री एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और लेखक हैं। उनकी ज्यादातर फिल्में आलोचकों से खराब समीक्षा के अधीन रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया है। तो ये आपको लगता है कि इस तरीके की चीज जो है वो जानबूझ के डाल दी जाती है कि एक बंदा जो अपनी मजबूत आवाज उठा रहा है या इस तरह की फिल्में बनाता है जिनमें मतलब उस तरह के मुद्दे दिखाए जाते हैं जो आमतौर पे हमें नहीं देखने को मिलते, तो टारगेट किया ठीक है, जाता है? ये पूरी राजनीति है। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आज अमित जी, अगर एबीपी में अगर आप बहुत पॉपुलर हो गए और आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि एक वेल स्टेब्लिश्ड कोई पॉलिटिकल ग्रुप या कोई संस्था या संगठन या एस्टेब्लिशमेंट को
खतरा होता है कि भाई हम इसमें तो हम हिल जाएंगे इनकी बात से, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको डिस्क्रेडिट करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे अटैक करेंगे, और फिर ऐसे दिखाएंगे आप तो लूजर हैं, बर्बाद हैं, फिर हुआ तो आपके ऊपर कुछ मी टू का चार्ज लगा देंगे, करप्शन का लगा देंगे, इस तरह से करके आपको डिस्क्रेडिट करेंगे दुनिया में। ये बहुत पुरानी लेफ्टिस्ट लोगों की चाल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। मेरा तो खैर कई बार विकिपीडिया वैंडलाइज हुआ है इसके बारे में, साइबर पुलिस भी महाराष्ट्र की मेरे साथ जुड़ी थी और काफी काम हुआ ये है। सिर्फ तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ये कोई नहीं, तो विकिपीडिया मैं तो आपको मुझे भी एक पता है, मैं कोई आपको भी एक उठा के छोटी सी उसको एडिट कर देता। जी, मैं आपको तो इसलिए जी विकिपीडिया तो आजकल नोबडी केयर्स में अमेरिका में, जैसे विकिपीडिया इज लाइक ट्विटर, कोई कुछ भी लिख सकता है। और आजकल ये हर दूसरी फिल्म के साथ होता है, और जाहिर है आपकी फिल्म है, सब्जेक्ट ऐसा है तो ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मैंने पढ़ा कि 30 से ज्यादा बार आपने अमेरिका में इस फिल्म को दिखाया। हाँ, 16 स्क्रीनिंग्स थी हमारी, और लगभग 15 से 20 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं। वो हमारी इम्पैक्ट स्क्रीनिंग्स थी, 2 तरह की हमने स्क्रीनिंग्स की थी। इम्पैक्ट स्क्रीनिंग्स बेसिकली सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, पॉलिसी मेकर्स, जो लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं, उन लोगों के लिए इम्पैक्ट स्क्रीनिंग्स थी। तो 16 शहरों में टोटल जोड़े तो 30 प्लस 31 32 स्क्रीनिंग्स हमने की। हाँ, वही मैंने पढ़ा कि मतलब 30 के आसपास। जी जी। अच्छा, शूटिंग पूरी आपने कश्मीर में ही की या फिर कहीं और भी शूट करके, जैसे आजकल तो कहीं पे भी नहीं, रिक्रिएट कर देते हैं चीजों को? जी नहीं, हम पूरी नहीं कर पाए। आपने देखा ये, मैं गया वहां, शूटिंग की हमने, बहुत शूटिंग की एक्चुअली। 30 जब 1990 में जेनोसाइड हुआ था, जब सारे हिंदू लोग वहां से भगाए गए थे, तब डल लेक फ्रीज हो गई थी, पूरी फ्रीज हो गई थी, मतलब पत्थर बन गई थी। और ये बड़े एक कोइंसिडेंस की बात है कि अभी जब मैं शूट करने गया 32 साल बाद, तो फिर से पहली बार फ्रीज हुई 32 साल के बाद। तो वहां शूट मैं किया, उससे शूट किया, फिल्म देखेंगे, आप देखेंगे वो चीज। लेकिन जब फतवा इशू हो गया और बाकी यूनिट के सिक्योरिटी के कंसर्न्स हुए, तो फिर हम लोगों ने उत्तराखंड में मसूरी में सेट लगाया, एज इट इज लाल चौक का, और कश्मीर की कई जगहों के वहां पे सब बंद करके सेट लगाए। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इमीडिएटली हमको ब्लैंकेट परमिशन दे दी, तो कुछ हिस्सा वहां पे शूट हुआ मसूरी में, और बाकी वहां पे हुआ है कश्मीर में। जाहिर है इसमें अनुपम खेर साहब हैं, मिथुन चक्रवर्ती साहब, मतलब दोनों फाइनेस्ट एक्टर्स, और जी आप हैं। तो ये एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस फिल्म के जरिए जो आपने दिखाया है, क्या अब से पहले सिनेमा में कभी नहीं दिखा, या दिखा है उस तरह से नहीं दिखा जैसा आपने दिखाया? नहीं, ये कभी नहीं दिखा, ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपने देखा है वो या तो न्यूज़पेपर से पढ़ा, किसी ने एक काल्पनिक चीजें की गई है। हम लोगों ने 4 साल से इस फिल्म को बना रहे हैं, देश विदेश पूरे विश्व में भ्रमण करके, जहां जहां जेनोसाइड के फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स है, मतलब जिनकी माओ को काट के झेलम में फेंक दिया गया, जिनके बाप के 50 टुकड़े करके बोरी में डाल दिए गए, वैसे जो फर्स्ट जनरेशन ऑथेंटिक विक्टिम्स हैं, हम खुद पर्सनली, मैं और पल्लवी जी ने जा जाके उनके घरों में जाके, उनके साथ खाना खा के, उनके परिवार के साथ वक्त गुजार के, उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए। फिर उस वक्त जितने सरकारी लोग थे, आईजी पुलिस थे या डिविजनल कमिश्नर थे, पत्रकार थे, उन सबके वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए, और फिर उनको ऑथेंटिकेट किया मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया की न्यूज के साथ, जानकार लोगों के साथ, और जो बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें थी उसको निकाल के एक कहानी में पिरो के वो आपको दिखा रहे हैं। इस फिल्म का एक भी शब्द ना किसी की सोच नहीं है, जो वाकई हुए हैं उसी के ऊपर। ओरिजिनल वीडियोस का भी आपने इस्तेमाल किया है इसमें, तो वो कितने % इस्तेमाल होगा, या मतलब वो सिर्फ एक उसको सपोर्ट करने के लिए, बात को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा बहुत यूज किया गया है? नहीं, देखिए, जहां जहां मुझे लगा कि ऑथेंटिकेट करने की जरूरत है वहां किया है। जैसे आज की जनरेशन ने वो बेनजीर भुट्टो की वो स्पीच सुनी ही नहीं है, जो इतनी आग लगाऊ थी, जब उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के गांव गांव से, स्कूल स्कूल से हर एक बच्चा बोलेगा आजादी, और पूरे भारत में आग लगेगी, और 500 कश्मीर मिनी कश्मीर बनेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो जहां जहां मुझे लगा कि जरूरत है लोगों को बताने की कि ये ऑथेंटिकेटेड है, वहां पे हमने वो चीजें यूज की। तो ये बताइए कि कहीं इसमें एक डॉक्यूमेंट्री वाला फील तो नहीं आ जाएगा? मतलब आज की डेट का कॉलेज ना जाने ना वाला युवा, ना 18 ना साल का, 20 साल का, क्या वो इस फिल्म को देखकर, क्योंकि फिल्म देखने का मतलब आज के यंग जनरेशन के लिए एंटरटेनमेंट होता है, ठीक है, मुद्दा वो समझेगा, तो क्या उस तरह की फिल्म है कि आज का यूथ इसे देखेगा, कहीं ना कहीं ये एंटरटेनिंग ये तरीके से चीज को ये समझेगा? ये एक फीचर फिल्म है 100%, जैसे लगान एक फीचर फिल्म थी, जी ये जी। उसी तरह से
प्योर फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म मतलब जिसमें कैरेक्टर्स हैं, उनके दर्द हैं, उनकी कहानियां हैं, उनके रिश्ते हैं, और एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ये डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल भी दूर दूर से कहीं से भी नहीं है, राइट, लेकिन ये सत्य घटना पे आधारित है, राइट। तो इतनी इसकी है। और अगर ये फीचर फिल्म नहीं होती तो इतनी मैंने स्क्रीनिंग्स की हैं, सब जगह के वीडियोस अवेलेबल हैं, लोग घंटों घंटों रोते क्यों इसको देख के। जो आनंद फिल्म देखने के बाद जो हाल हो गया था लोगों का, वो क्यों होता है ये फिल्म देखने के बाद, अगर ये फीचर फिल्म नहीं होती तो जो हिजाब और किताब वाला जो पूरा विवाद चल रहा है, उस पर आपकी क्या क्या राय है? नहीं देखिए, एक तो झूठी, एक ये सारा ये पॉलिटिकल, एक इस्लामिक टेररिज्म का एक मॉड्यूल है। कोई भी आदमी ने जो उस टेररिज्म को जिसने भी पढ़ा है, समझा है, वो जानता है कि ए फॉर एप्पल जैसे होता है, इसी तरह से ये शुरू किया जाता है। एक डिस्टरबेंस करो, उस पर डिबेट शुरू करो, और उसको फिर एक इंटरनेशनल जार्गन यूज करो। देखिए, सारी लड़ाई बुर्के की, हिजाब की नहीं है। हिजाब में कोई एक हिंदुस्तानी नहीं मिलेगा, चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो या हिंदू हो, जो कोई हिजाब पहनता है ऑफिस में या आपके यहाँ, जब प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपके ऑफिस में लोग बुर्का पहन के आने लगेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम। बुर्का पूरे वर्ल्ड में लोगों को प्रॉब्लम है। तो जो जिसको सब शेरनी बोल रहे हैं आज, जिस लड़की को जो लड़ाई लड़ रही है, उसने क्या पहन रखा है, हिजाब या बुर्का? बुर्का पहन रखा है। लड़ाई बुर्के को लेके है। और बुर्का हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में कभी ये डिबेट हुई ही नहीं। मैं भोपाल में बड़ा हुआ हूँ, मुस्लिम ठेठ मुस्लिम इलाके में मैं पढ़ता था। 80-90% मुस्लिम लड़कियां और लड़के पढ़ते थे। मुश्किल से 20-25 लड़कियां जो कि बहुत गरीब तबके और ऑर्थोडॉक्स तबके से आती थी, वो बुर्का पहन के आती थी, स्कूल के बाहर निकालती थी, फोल्ड करती थी और अंदर आती थी, और सारी मुस्लिम लड़कियां उनका मजाक उड़ाती थी। जैसे स्कूल में कोई हिंदू लड़का जब कोई मर जाता है, सर मुड़ा के, तिलक लगा के, चोटी लेके आता है, तो हिंदू लड़के ही उसका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, ये गलत है। ये इनकी पूरी एक स्ट्रेटेजी पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ये मिनी कश्मीर मॉड्यूल्स है, इसलिए हर भारतवासी को सुचेत होना चाहिए। और ज्यादा बॉलीवुड की बात आपने करी, मेरा एक सवाल इतना है कि बॉलीवुड के लोग अगर कहीं लिंचिंग हो जाए या कुछ हो जाए, उसके ऊपर तो बेबाक बोलते हैं एकदम। अगर आप जेएनयू जाते हैं और एक स्टैंड लेते हैं जेएनयू में खड़े होके, चाहे वो हीरो या हीरोइन ने लिया हो, तो ये तो बहुत नपुंसकता है कि आप जब देश को तोड़ने वाले मुद्दे, देश को डिवाइड, आप हो सकता है आप कहें कि नहीं साहब बुर्का कंपलसरी होना चाहिए, तो वो तो बोलिए। तो आप ऐसे मुद्दों में जो कि आपको लगता है कि इससे मेरा कोई फायदा नहीं, उससे तो आप किनारे हो जाते हैं। जिस चीज से आपको एक इंटरनेशनल फॉलोइंग मिलती है, इंटरनेशनल वैलिडेशन मिलता है, उस चीज में आप जुड़ जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, बुर्के की जार्गन को चेंज करके हिजाब किया, क्योंकि हिजाब को लेके सारी दुनिया में एक सहमति है कि हाँ ठीक है, थोड़ा लीनियंट भी हो जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। और मैं भी खुद कहता हूँ, हिजाब से कोई इतना प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हिंदू लड़कियां भी तो चुन्नी ओढ़ती हैं। अरविंद केजरीवाल भी तो मफलर ओढ़ के घूमा करते थे, बांध के पूरे टाइम, चीफ मिनिस्टर थे वो तो सर को ये ऐसे ढकना धूप में, ये एक चलन है। पगड़ी भी पहनते हैं लोग, हरियाणा में भी लोग पगड़ी पहनते हैं, मेरे गांव में लोग लाल रंग का वो गमछे की पगड़ी पहनते हैं अभी भी। स्कूल में भी जो है लड़के कई बार धूप होती है पहन के चले जाते हैं। लेकिन ये मसला है बुर्के का, ये है एक रेडिकल रिलीजियस टेररिज्म का। ये सारी बात फिल्म को, हिजाब को लेकर भी अब थोड़ा सा जो, मतलब मैं अपने हर इंटरव्यू में कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी बातें भी की जाएं जो हल्की फुल्की हो, या जो आपके फैंस जानना चाहें। हाँ, मतलब क्योंकि हमेशा बात कंट्रोवर्सी की नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहला सवाल तो अगला वाला यही कि आपको क्या लगता है, आप इतनी कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं? हालांकि आपकी इतनी सारी बातें मैंने सुनी, उसके बाद मुझे इसका जवाब खुद ही मिल गया, लेकिन फिर भी आपसे खुद जानना चाहूंगा। नहीं देखिए, क्या है कि एक 70 साल पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, लोगों ने अभी मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं हमेशा से, मैं आर्टिकल्स लिखता हूं, जब मैं एडवर्टाइजिंग में था तब मैं एशियन एज के लिए लिखा करता था। मेरे दिमाग में एक चीज बड़ी क्लियर है, मैं सरकार को एस्टेब्लिशमेंट नहीं मानता, क्योंकि हमारी सरकारों में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो राष्ट्र को बदल सके। कोई, चाहे किसी की भी सरकार है ही नहीं। हमारे सिस्टम जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वो असली एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो आप ये देखिए कि आज बॉलीवुड का एक एग्जांपल देता हूं, बॉलीवुड में जो लोग बॉलीवुड के नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं,
किसको काम मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, अमित जी को इंटरव्यू दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। आपने विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ अगर कोई गलत बात कर दी, विवेक अग्निहोत्री फिर भी आके आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपने जो हमारे शहंशाह हैं बॉलीवुड के, उनके बारे में एक जरा भी शब्द बोल दिया तो सब पीआर कंपनीज आपको कट ऑफ कर देंगी। तो एस्टेब्लिशमेंट कौन हुआ? वो लोग। तो मैं उस एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलता हूँ, मैं रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बोलता हूँ। मैं ये साधु सन्यासी जो ये बड़े बड़े दरबार लगाते हैं और यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाते हैं और वही चीज बात को रिसाइकिल करके अपने को पूरी तरह से मार्केट करते हैं, मैं उसके भी अगेंस्ट बोलता हूँ। क्योंकि मैंने खुद सफर किया एज अ स्मॉल टाउन मिडिल क्लास। मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, जब मैं दिल्ली में आया था मुझे इतना ह्यूमिलिएट किया गया था। कौन कर रहा था वो ह्यूमिलिएट? एक एस्टेब्लिशमेंट जो कॉन्वेंट से पढ़ के आया था और जो ये मानता था कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो उसको बात करने लायक ही नहीं। तो मेरी पूरी जर्नी वही है, मेरी लड़ाई सिर्फ वही। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार को गाली दो, लेकिन आप देखिए मैंने कभी मनमोहन सिंह की सरकार को भी गाली नहीं दी है। जो मैं 2008 से हूं, आप चले जाइए आप देखिए, मैंने कभी नहीं दिया, एक बार भी मनमोहन सिंह जी को गाली नहीं दी अपने पूरे करियर में। लेकिन मैं सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट इसलिए था कि वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो सरकार नहीं है। मेरा ये मानना है भारत में सरकार किसी की भी आ जाए, पर एस्टेब्लिशमेंट कोई और लोगों का है। सर शुरुआत कैसे की थी आपने? मतलब बचपन से ही यही तेवर थे या फिर बाद में जाकर के हुए? किस तरीके से सोचा कि मैं हमेशा से अमित कैंपस यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, राइट। और मैंने जब पढ़ाई की तब ये देश में बहुत अच्छे तेज तर्रार नेता थे जो इंस्पायर करते थे। जयप्रकाश नारायण थे, शरद जोशी तो मेरे परिवार से जुड़े हुए थे बहुत करीबी से, दुष्यंत कुमार थे। ये सब लोगों के वक्त में मैं बच्चा था, बड़ा हो रहा था, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड था उन चीजों से। तो मैं एक कम्युनिस्ट लोगों को ज्वाइन किया और करते करते धीरे धीरे मैं नक्सलिज्म का जो विंग होता है यूनिवर्सिटी में उसका लीडर बन गया, बहुत जबरदस्त। तो ना तो एबीवीपी और ना एनएसयूआई, एक अलग हम लोगों ने अपनी एक पार्टी चालू कर दी और उसमें हम लोग जो है बसें भी जलाते थे, पत्थर भी मारते थे विधानसभा पे, यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक भी करा देते थे, जेल भी हुआ है। जब भर के नहीं बसों में ले जाते हैं हजारों स्टूडेंट्स को और कहीं स्टेडियम या किसी स्कूल में रख देते हैं 1-2 रात के लिए, मैंने वो सब भी किया। तो आई हैव डन ऑल दैट। मेरे दोनों पिता, मेरी माँ और पिता दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भारत सरकार ने उनका सम्मान किया एंड दे वर द लास्ट सर्वाइविंग फ्रीडम फाइटर कपल्स। तो मेरे खून में हमेशा से एक रिबेलियन सा था, रईस लोगों के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ, जो अब अलग तरह से प्रकट हो रहा है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया जो पूरे नक्सलाइट्स थे, मैंने उनके साथ बहुत करीबी से काम किया, तो मुझे समझ में आया कि उनका जो मकसद है एक्चुअली गरीबों की मदद करना नहीं है। क्योंकि वो सारे जो नेता हैं उनके, वो लोग बात दलितों की करते हैं, सब ब्राह्मण हैं और सब ब्राह्मणवाद का फायदा उठाते हैं, ब्राह्मणिज्म का। सब लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं उनमें से, तो कुछ कई तो इस पूरे माओइस्ट और जो नक्सल मूवमेंट है और कम्युनिस्ट मूवमेंट है उसके जो लीडर्स हैं उनकी तो देखिए आप, बड़ी बड़ी 2-2, 3-3, 400 करोड़ की कोठियां हैं। तो मैंने उन लोगों की, जब फिर अमेरिका में पढ़ रहा था ये लोग वहां आया करते, मैंने इनकी अय्याशियां देखी हैं। ये किसी मिडिल क्लास आदमी से बात ही नहीं करती, ये सिर्फ वहां के बड़े लखपति मिलियनियर्स लोगों के साथ घूमते फिरते थे क्योंकि उसके फायदे अलग थे। तब मुझे वो ढोंग जो है पूरा समझ में आया। और दूसरा, देश का पतन किया इन लोगों ने सक्सेस की बुराई कर करके, कि सक्सेस बुरी चीज है, इंडस्ट्रियलिस्ट बुरे लोग हैं। लेकिन आज भारत जो भी खड़ा है, ये 4G रेवोल्यूशन और IT रेवोल्यूशन, ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये तो प्राइवेट एंटरप्राइज की तरफ से। तो मैंने ये फिर सोचा कि 70 साल में हमने लोगों को सिर्फ टोपीबाजी सिखाई है, हमने उनको एंटरप्राइज और क्रिएटिविटी और इनोवेशन नहीं सिखाया। इसलिए मैंने अर्बन नेक्सल्स बुक लिखी। और अर्बन नेक्सल्स बुक जो है अमित जी, अगर आप उसे कभी पढ़ेंगे, क्यों वो इतनी सक्सेसफुल है, व्हाई इज द लार्जेस्ट सेलिंग बुक इन इंडिया, क्योंकि वो बुक एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन यूथ को इंस्पायर करती है और उनको बताती है कैसे तुम सक्सेसफुल हो सकते हो इस देश में। मैंने आपके जितने भी इंटरव्यूज देखे, आपको जब भी देखा इसी रूप में देखा, तो कहीं ना कहीं खुद को रिलैक्स करने के लिए विवेक अग्निहोत्री क्या करते? मैं आप अगर मेरे को फॉलो करें इंस्टाग्राम में या ट्विटर में, तो आप देखिए सुबह के 2-3 घंटे मैं बहुत स्पिरिचुअलिटी और योगा की बात करता हूँ। बेसिकली मेडिटेशन वगैरह नहीं, मैं स्पिरिचुअल, इंडियन फिलोसफी जो है स्पिरिचुअल, उसकी बहुत बात करता हूँ, वननेस की और सब। तो मेरे 2 साइड हैं। मेरे जो दोस्त हैं मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और आनंद रंगनाथन जी ने एक बार लिखा भी था ट्वीट कि जो लोग, द पीपल हु नो मॉर्निंग विवेक विल थिंक ही इज अ विवेकानंद, एंड पीपल हु नो इवनिंग विवेक will think
तो उसका देखिए क्या है, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, एक चीज का मेरे अंदर बहुत क्रोध है। पूरी जवानी हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया अमित जी, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटे शहर के मिडिल क्लास लड़के लड़की को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है इस देश में, आप कल्पना के भी बाहर है। जॉब्स नहीं मिलते अगर अंग्रेजी नहीं आती आपको, अगर आप मॉडर्न नहीं है। आज बॉलीवुड में मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, आई एम बुद्धा फाउंडेशन। सब जो भी एक रुपया भी कमाते हैं उसमें हम लोग डाल देते हैं, हम किसी से मांगते नहीं एक भी पैसा, राणा यू वगैरह, हम अपनी इनकम से चलाते हैं। वो सिर्फ मैं जिन लोगों को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, जो लोग चप्पल पहन के चले आते हैं, बाल खराब है, शक्ल से ऐसा लगता है कि ये तो गांव खलियान से चले आए, सिर्फ उन लोगों को हम लोग मदद करते हैं। और ऐसे हमने 20-25 लोग आज सक्सेसफुल राइटर्स, लिरिसिस्ट को, फिल्म मेकर्स खड़े कर दिए। क्योंकि श्री करण जौहर जी ने अपने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि मैंने निखिल अडवाणी को इसलिए जॉब नहीं दिया था, जब वो पहली बार आए थे वो कुर्ता पहन के आया था। मैंने कहा जो आदमी कुर्ता पहनता है वो क्या खा के फिल्में बना सकता है। ये जो माइंड सेट है, इसको लेके मेरे अंदर इतना क्रोध है। तो मैंने कहा कि मैं नहीं लड़ पाया जब मैं जवान था, तो जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती आज मैं उनके लिए दुनिया से लड़ूंगा। और आप मेरे कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उसकी रूह में जो मैं बोलता हूँ यही बात मिलेगी आपको बार 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 बार। लेकिन आपका इंटरव्यू अभी खत्म होगा, मैं एकदम कट ऑफ हो जाऊंगा उससे। जब तक अगले इंटरव्यू मैं इतना काम, इतना क्वाइट, आप मुझसे मिलेंगे आपको लगेगा ये आदमी बोलता ही नहीं, इंट्रोवर्ट। तो मेरे दो रूप है, मैं बहरूपिया टाइप का आदमी। बिल्कुल। और ये मतलब इसके लिए भी बड़े गट्स चाहिए बताने के लिए कि मेरे दो रूप है, मैं बहरूपिया टाइप हूँ, क्योंकि आजकल तो हर आदमी जो है वो अपना एक ही रूप जो है वो जमाने को दिखाना चाहता है। लेकिन सर बहुत बिंदास तरीके से, बहुत दबंग तरीके से आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कश्मीर फाइल्स आने के बाद भी मैं चाहूंगा कि बातचीत हो एक बार फिर से, फिल्म देखने के बाद, और कोशिश करेंगे कि आमने सामने बैठ के बातचीत हो। तो हम विवेकानंद वाले विवेक को भी जानेंगे और फायर ब्रांड वाले विवेक को भी जानेंगे, फिर से जानेंगे। ठीक है, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।